हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीजीटी मैथमेटिक्स के कंटेंट की सीरीज़ विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। मतलब कोई भी बच्चा जो भी पीजीटी मैथ का एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे वो HTET हो, KVS, NVS, JSSB या कहीं का भी कोई भी आप पीजीटी मैथ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये सीरीज़ ना आप मान लीजिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ये बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगी कि क्या आपको प्रैक्टिकली करना चाहिए, किस चीज़ को आपको रिज़ल्ट की तरह याद रखना चाहिए। क्वेश्चंस में एग्जांपल्स भी होंगे और फिर आपके पास जो जिस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, बिल्कुल उसी फॉर्म में आपको मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगी ताकि आपकी प्रिपरेशन उसी तरह से हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसमें ना फर्स्ट लेक्चर, आज मैं फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स। ठीक है, सेट से ना आप ये ले लीजिए, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आपके पास आएगा ही आएगा, चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, बहुत इजी तरीके से करेंगे हम इसे, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड करेंगे और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए ही हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि जो आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स होते हैं ना, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, ताकि मैं आपके लिए आगे से आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छा कंटेंट जो भी आपको रिक्वायर्ड है मैं आपके प्रोवाइड करवाती रहूँ आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेट्स के साथ। अब सबसे पहले बात आती है कि सेट होता क्या है। ठीक है, देखिए आपको ना एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ की डेफिनेशन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको समझ आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अगर आपको पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है, मतलब डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ आ जाएंगी तो वो अपने आप ही आपको याद भी हो जाएंगी और आपको समझ भी आएगा क्वेश्चन में कैसे यूज़ करनी है, तो अच्छे से समझिएगा। देखिए सेट क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन क्या है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट्स आपको अगर गिवन है, ठीक है, तो उनकी जो एक कलेक्शन होगी, ठीक है, आप उसको क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अगर हम सेट के लिए अगर और वर्ड्स की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं, जनरली हम इसके क्या कहेंगे, इसको साइनोनिम्स कह देंगे ना। ठीक है, जो बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, साइनोनिम। अगर हम उन वर्ड्स की बात करें तो वो क्या हो जाएंगे, कलेक्शन, कलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, एग्रीगेट मतलब या ग्रुप। ठीक है, मतलब जनरल वर्ड्स हैं ये, क्लियर। ठीक है, कलेक्शन तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ था ना हमने, तो ये इसके साइनोनिम वर्ड्स हैं, कलेक्शन, एग्रीगेट, ग्रुप, इस तरह से, मतलब कुछ भी ऑब्जेक्ट्स। अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर हम जनरल बात कर लें कि एक सेट 1 2 3 4, ये क्या बन गया, अपने आप में एक सेट बन गया। ठीक है, जिसमें मैंने 4 एलिमेंट्स डाल दिए, ये सेट हो गया। अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए सेट्स को जनरली डिनोट किससे किया जाता है, बाय द कैपिटल लेटर्स। हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी सेट को डिनोट करेंगे तो किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से। कुछ भी हो सकता है, एनी वन, आपकी चॉइस है। एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल एलिमेंट्स। जो भी इस सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे आप उनको किससे नोटेट करेंगे, स्मॉल लेटर से। मान लीजिए हम एक जनरल बात करते हैं कि एक ए एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। ठीक है, तो हम उसको इस तरह से लिख देंगे, ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके पास, द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। इससे पहले ना हम ये पढ़ लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है या डिस्क्रिप्शन क्या होती है। जो सेट्स होते हैं उनको दो तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म, और सेकंड रहता है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में सेट को डिस्क्राइब करेंगे बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड विद कोमास विद इन ब्रेसेस। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला सेट किया था, इसमें मैंने क्या किया, ब्रेसेस लगाई। ठीक है, और इसके बीच में जितने भी एलिमेंट लिखे सबको किससे वो कर दिया, अलग अलग कोमा लगा के कर दिया ना। तो दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म। नेक्स्ट है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, सेट को डिस्क्राइब किया जाता है बाय कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी px ऑफ इट्स एलिमेंट्स। कहता है कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, आप क्या करेंगे, उस x को एक जनरल ले लेंगे, आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जनरल x ले लेंगे और उन सब के ऊपर एक प्रॉपर्टी बता देंगे कि क्या प्रॉपर्टी होल्ड करती है। जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं x सच दैट
x कैसा है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर्टी बता दी ना। अब इस सेट में क्या क्या आ जाएगा, जितने भी नेचुरल नंबर हैं आपके पास, जितने भी, वो सभी कहाँ, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से ना, ठीक है, 3 4 अप टू एंड सो ऑन, एंड तो है ही नहीं, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं तो वो सब क्या आ जाएंगे आपके पास। जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको ऐसा लिख देंगे ना, तो हमने इसको मतलब क्या है, इस सेट को जनरलाइज करना, ठीक है, जनरल टर्म में, उसको हम फॉर्म को क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल था हमारे पास बीच में, द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अगर मैं इसको किस में लिख दूं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। तो उसको मैं क्या लिखूंगी, सच दैट एक्स, ये जो साइन होता है ये सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब आप सभी को वॉवल्स तो पता होंगे ना, क्या क्या होते हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू, 5 ही वोवल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जब आपने इनको सेपरेटेड करके कोमास के साथ लिख दिया तो ये क्या बन गई, रोस्टर फॉर्म। और जब आप उसको एक जनरलाइज प्रॉपर्टी के साथ लिख रहे हैं, मतलब कि आपने बता दिया इस सेट में जितने भी एक्स आएंगे वो क्या आएंगे, सिर्फ वोवल ही आएंगे। अब वोवल 5 है तो 5 ही आएंगे, उसके बाद तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। तो दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर। अब कहता है, अब ये एग्जाम्पल है, देखिए, डिस्क्राइब करना है आपको इसको रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म आपको समझ में आ गई ना, जिसमें हम कोमा लगा लगा के सेपरेट कर देते हैं। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए, अब आपको कहा है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। तो एम लिख लिया आपने, सभी लेटर्स लिखने हैं ना अलग, ए लिख लिया, टी लिख लिया, एच, यहाँ तक कंप्लीट, फिर ई लिख लिया, ठीक है। अब दोबारा क्या आ रहा है, एम। जब रिपीटेड हो रहे हो ना तो आपको रिपीटेड नहीं लिखने, सिर्फ एक बार लिखिए, क्योंकि आपको क्या कहा था, जितने भी लेटर्स आ रहे हैं मैथमेटिक्स में उन सब का सेट, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि मैथमेटिक्स वर्ड का सेट, मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स का सेट, ऐसा नहीं बोला। उसने कहा मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनका सेट, ठीक है। तो एम हम लिख चुके हैं, ए भी लिख चुके हैं, टी भी लिख चुके हैं, बचा क्या, आई सी एस, क्लियर। ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म गिवन थी ना, नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी, आपने किस में चेंज कर दिया, रोस्टर फॉर्म में। अब आगे कहता है सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, इसको भी आपको किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में। इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं और पॉजिटिव भी, बट स्क्वायर करेंगे तो हर हाल में क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलने वाला है ना, ठीक है। तो 1 4 स्क्वायर करना है ना, 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, फिर 16 25, एंड तो है नहीं, चलते चले जाएंगे, तो आप अप टू एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सेट डिस्क्राइब करना है आपको, ये एक सेट गिवन है, ठीक है। आपको उसको किस में बनाना है, बताना है, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि आपको कॉमास के साथ दिया हुआ है तो आपको पता चल गया देखते ही कि ये कैसा है, रोस्टर फॉर्म में गिवन है या फिर टैबुलर फॉर्म में गिवन है। तो आप इसको अब जनरलाइज कीजिए। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हम उसको क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, हमेशा क्या लगाएंगे, एक्स सच दैट। आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर 1 है, इधर 2 है, 3 है, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या है, एक बड़ा है, तो हम इसको ऐसे लिख दें n/n+1, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब बट ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ ये सेट क्लोज है, मतलब यहाँ पे जाके रुक रहा है, इसके आगे भी टर्म होती है। अगर हम ये लेते हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया 1/2 2/3 और चलता चला जाएगा, बट यहाँ पे तो ये सेट कहाँ रुक रहा है, 9 पे रुक रहा है ना, यानी कि जब n 9 होगा तो इधर नीचे 10 आ जाएगा, तो आपको ये सेट आपका स्टॉप करना है। तो क्या लिखेंगे, n <= 9, ठीक है, 9 से छोटा है। और क्या कंडीशन हो सकती है यहाँ पे कि n कैसा है, <= 1, या तो 1 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, या फिर 9 से छोटा या उसके इक्वल। अब हम सबसे पहले ना कुछ नोटेशंस रह गई थी वो डिस्कस कर लेते हैं कि n कैसा होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। z कैसा होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर हम z पॉजिटिव की बात करें तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, ठीक है। और q कैसा होता है आपके पास, रेशनल नंबर्स का सेट, ठीक है। q पॉजिटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का सेट। और एक c होता है आपके पास, वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट्स।
कि सेट की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। ये बस आपको समझ आनी चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं है। ध्यान से समझिए, जल्दी जल्दी करते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट, एम्प्टी अपने आप ही नाम से ही बता रहा है, एम्प्टी क्या है? खाली, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं है। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली ना, ठीक है। इफ इट हैज अ सेट हैज नो एलिमेंट, अगर उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो कैसा है? एम्प्टी है। एम्प्टी सेट को और आप क्या कह सकते हैं? नल सेट भी कहा जाता है एम्प्टी सेट को, या फिर वॉइड सेट भी कहा जाता है, ठीक है। नल सेट भी कहा जाता है और वॉइड सेट भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों का ही मतलब अपने आप में क्या है? खाली, जीरो, ठीक है। इज डिनोटेड बाय, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? फाइव से। और रोस्टर मेथड में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो खाली ब्रैकेट्स होती हैं, अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए चेक कैसे करते हैं इसको। x बिलोंग्स टू r, x कैसा गिवन है? रियल नंबर गिवन है ना, ठीक है। यहाँ पे कर लीजिएगा r रियल नंबर का होता है, ठीक है। r कैसा है? रियल नंबर है। x एक एलिमेंट है रियल नंबर के सेट का। कहता है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2। क्या कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है कि जिसका हम स्क्वायर करें और वो -2 आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है। जब भी हम किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ऐसा तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो ये सेट कैसा हो गया? एम्प्टी, ठीक है। नेक्स्ट है x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ठीक है। ये बात हम सबको पता है। अगर हम प्राइम नंबर देखते हैं तो क्या क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। अकेला एक बेचारा 2 ही है जो इवन है, बाकी तो सारे के सारे कैसे हैं? ऑड है ना। तो ये तो फिर मतलब ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये सेट भी कैसा हो गया? एम्प्टी, ठीक है। इसको हम ऐसे नोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन भी अपने आप ही आपको बता रहा है सिंगलटन कि यानी कि उसके अंदर कितने एलिमेंट है? सिंगल, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको नाम से ही सब कुछ पता चल रहा है। सिंगलटन सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट। मान लीजिए आपको कोई भी एक इस तरह से ब्रेसेस के अंदर एक सिंगल एलिमेंट दिया हुआ है तो दैट इज कि वो कैसा है? सिंगलटन सेट, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जनरल ए, क्लियर। फाइनाइट सेट, अब फाइनाइट की बात करते हैं। फाइनाइट सेट होने की ना दो कंडीशन है। सबसे पहले फाइनाइट सेट कैसे हो सकता है? फाइनाइट सेट होने के लिए एक सेट या तो कैसा हो सकता है? वॉइड। वॉइड क्या था? एम्प्टी सेट था ना। या तो वो कैसा सेट हो सकता है? वॉइड। या फिर उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हो वो कैसे हो? काउंटेबल, कि आप उन्हें इजीली काउंट कर सकें कि वो 2 है, 3 है, 4 है, 100 है, 1000 है, इस तरह से, ठीक है। या फिर वो कैसे हो? काउंटेबल, क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो अब हम इसमें एक एग्जांपल है x बिलोंग टू z, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है। कहता है x कैसा है? इंटीजर है। इंटीजर कैसे होते हैं? दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। कहता है इस तरह से बताना है कि जो भी हम इंटीजर ले उसका स्क्वायर क्या बने? 36। हम सबको क्लियरली पता है -6 का स्क्वायर भी क्या होता है? 36, और 6 का स्क्वायर भी क्या होता है? 36, ठीक है। इसके अलावा कोई और इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका स्क्वायर 36 हो, ठीक है। तो हम इस सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे अगर हम ध्यान से देखें? तो -6 और 6, दो ही आएंगे ना, ठीक है। दो आएंगे तो हम इनको काउंट कर सकते हैं, 1, 2, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट, क्लियर। नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ये ध्यान से समझ लीजिए, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। इसको नोटेट किससे किया जाता है? एन ऑफ ए, या फिर जो भी सेट का नाम है ए बी सी डी और आगे एन लगा दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलो इसी फाइनाइट सेट की बात कर लेते हैं। इस फाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी कितनी होगी? कितने थे इसमें? 1, 2 थे ना, तो यानी कि एन ए भी कितना हो गया? 2। अगर मान लीजिए इसमें 3 होते तो 3 हो जाता, 4 होते तो, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक फाइनाइट सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या है? कार्डिनल नंबर। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है? फाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी आप कभी नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि वो तो इन्फिनिटी चली जाएगी, ठीक है। हमेशा फाइनाइट सेट की कैलकुलेट होती है और वहाँ पे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन, ठीक है। वो आपकी कार्डिनल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें नंबर्स चलते चले जाते हैं, कहीं रुकते नहीं है। जैसे यहाँ पे तो हम काउंट कर सकते थे, यानी कि जो कैसे हो गए? अनकाउंटेबल। एक एग्जांपल है आपके पास x इस तरह से कि x किससे बिलोंग कर रहा है? z से। z कैसा है? इंटीजर है। कहता है x ग्रेटर देन है -10। अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो -1, -2, -3 अप टू एंड सो ऑन -9, -10, ठीक है। अगर हम इस तरफ जाएं तो सारे के सारे नंबर कैसे हो जाएंगे? -10 से छोटे, और बड़े कौन से हो जाएंगे? जो इस तरफ एग्जिस्ट करेंगे। तो हम ग्रेटर देन दिया हुआ है ना, इससे बड़ा ले लेते हैं, -9, -8, -7 अप टू एंड सो ऑन, चलते चले आएंगे ना। ये तो 0, 1, 2, 3 हमें नहीं पता कहाँ खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेट को जहाँ पे हम उसका
लास्ट जो है एलिमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है आपके पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, ठीक है, कहते हैं टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, दो फाइनाइट सेट्स ए एंड बी हैं, उनको आप इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कब कहेंगे, इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम, ठीक है। हम इन दोनों को ना साइड बाय साइड समझते हैं। आपने रीड कर लिया कि टू सेट्स ए और बी इक्विवेलेंट कब होते हैं, जब उनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। अब हम इसको भी रीड कर लेते हैं, इक्वल सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर, इधर आएगा इक्वल, इक्वल इफ every element of A is a member of B and every element of B is a member of A, ठीक है। देखो अब क्या कहता है, अगर मान लीजिए हमने दो सेट ले लिए, A ले लिया मैंने 1 2, ठीक है, B ले लिया मैंने 3 4, C ले लिया मैंने 2 1, ठीक है। अगर हम इनकी इसकी इक्विवेलेंट सेट चेक करते हैं, ठीक है, हम इनकी कार्डिनैलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप इन सबकी कार्डिनैलिटी आपको दिख रही होगी बिल्कुल साफ साफ, दो दो एलिमेंट है ना, तो Na भी 2 है आपके पास, Nb भी 2 है और Nc भी 2 है आपके पास, क्लियर, ठीक है। अब ये तीनों चीजें कार्डिनैलिटी तो आपको आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है, दैट इज द कार्डिनैलिटी, ठीक है, ऑफ एनी फाइनाइट सेट, ठीक है। Na आपके पास 2 आ गया, Nb 2 आ गया, Nc 2 आ गया। अब इस डेफिनेशन को पढ़िए, टू फाइनाइट सेट्स A and B are equivalent if their cardinal numbers are same, ठीक है। अब यानी कि ये तीनों के तीनों सेट कैसे हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। एंड इससे हमें क्या पता चला, A and B भी इक्विवेलेंट है, B and C भी इक्विवेलेंट है और A and C भी इक्विवेलेंट है, सभी इक्विवेलेंट हो गए ना। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक और सेट ले देती D 1 2 3, अब मैं आपको कहती कि आप बताइए मुझे क्या A और D इक्विवेलेंट हैं, नहीं है, क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी कितनी आ रही है 2 और इसकी कार्डिनैलिटी कितनी आ रही है 3, ठीक है। अब हम इसके ऊपर आते हैं, इक्वल सेट, टू सेट्स A and B आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज अ मेंबर ऑफ B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज अ मेंबर ऑफ A, ठीक है। अब इसमें बात आती है, देखो अभी तक हम क्या कह रहे थे, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट में ना ये जरूरी नहीं था कि एलिमेंट सेम हो, ठीक है, सेम हो भी सकते थे अगर तो एलिमेंट्स सेम हो जाते। अभी तो हमने कार्डिनैलिटी के ऊपर चेक कर लिया ना, ठीक है। अब हमने कह दिया ये सारे कार्डिनैलिटी से तो कैसे हैं, इक्विवेलेंट है, ठीक है। बट इक्विवेलेंट और इक्वल में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो जिस भी सेट में आपके पास 1 1 इसमें भी है, 2 2 इसमें भी है, ठीक है, अगर एलिमेंट्स भी सेम मिल जाएं और कार्डिनैलिटी भी सेम हो तो वो सेट क्या बन जाएंगे, इक्वल सेट्स। समझ में आ गए, जहां पे एलिमेंट्स भी अंदर वाले सेम हो, पोजीशन चेंज हो सकती है उसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और कार्डिनैलिटी भी सेम हो, वो तो क्या बन जाएंगे, इक्वल सेट। और जहां पर सिर्फ और सिर्फ कार्डिनैलिटी सेम हो, जैसे ए और बी की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है, n ऑफ ए 2 है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए 2, कार्डिनैलिटी ऑफ बी 2, बट अंदर के ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, अलग अलग है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। ये इक्वल नहीं है क्योंकि अंदर वाले एलिमेंट्स सेम नहीं है, ठीक है। अगर हम इनमें बात करते हैं तो A और C कैसे हैं, इक्वल सेट्स हैं, और अगर हम इक्विवेलेंट चेक करते हैं तो A एंड B इक्विवेलेंट है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है आपके पास सबसेट्स की, सबसेट क्या होते हैं, ठीक है। लेट ए एंड बी, अगर कोई भी दो सेट्स हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर बी का एलिमेंट है, मतलब ए का हर एक एलिमेंट अगर बी का एलिमेंट है तो ए कैसा है, सबसेट है बी का। अगर हम जनरल बात करते हैं, मान लो कोई भी एक एलिमेंट है ए, ठीक है, जो बी से भी बिलोंग कर जाता है, ठीक है, ए में तो है और बी से भी बिलोंग कर दिया, बी में उसके अलावा और भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, ए कैसा है, सबसेट है बी का, क्लियर, ठीक है। अब इसमें ना छोटे छोटे से रिजल्ट आ जाते हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर मान लो कोई भी एक सेट है ए 1 2, ठीक है, तो वो अपने आप में तो कंटेन होगा ही ना, ठीक है, 1 2 तो ए में है ही, तो वापस ए में तो कंटेन होगा ही। हर एक सेट जो है अपने आप का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट भी सबसेट होता है हर एक सेट का, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट तो हर एक में कंटेन हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है ना, देखिए एक ना छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये सबसेट का कंसेप्ट आपने कर लिया ना,
कि अगर हम बात कर लें कि n किसका सेट होता है, नेचुरल नंबर का, ठीक है। नेचुरल नंबर के बारे में अगर हम बात करते हैं, नेचुरल नंबर किसमें कंटेन्ड होते हैं, इंटीजर में कंटेन्ड होते हैं। इंटीजर किसमें कंटेन्ड होते हैं, रैशनल में, रैशनल रियल में और रियल कॉम्प्लेक्स में, ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास है इस सबसेट के टॉपिक में, ठीक है, या आप ये कह लो सेट्स के टॉपिक में, अभी तक तो बेसिक चल रहा था ना, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला रिजल्ट है, ठीक है। देखिए कहता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट, ठीक है, एक फाइनाइट सेट है, अगर आप उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखते हैं, ध्यान रखना फाइनाइट सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की बात हो रही है। एक फाइनाइट सेट जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं, कहते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 raised to power n। इसे आप एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं अभी क्वेश्चन में आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो अगर एक फाइनाइट सेट है जिसमें n एलिमेंट है, मान लो कोई भी एक फाइनाइट सेट ले लिया मैंने, a इज इक्वल टू 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3। तो अगर हम इसकी बात करें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की, तो क्या हो जाएंगे, 2 raised to power n, दैट इज 2 raised to power 3, दैट इज 8। क्लियर, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से क्वेश्चन में यूज किया जाता है वो देखते हैं। 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, कहते हैं 2 फाइनाइट सेट हैं आपके पास, पहले में कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, m, दूसरे में कितने हैं, n। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, कहता है जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे ना, अब देखो m है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात हो रही है, फाइनाइट गिवन है, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 raised to power m, और इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 raised to power n। कहता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है ना फर्स्ट सेट के, वो कैसे हैं, 56 ज्यादा हैं देन द, यहाँ पे ध्यान से देखिए, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट, ठीक है। यानी कि दोनों का अगर हम डिफरेंस ले दें तो क्या है, 56 है, 56 ज्यादा है ना, दो एक में ज्यादा है, ठीक है। तो ये आ गया, कहता है अब आपको क्या निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। क्लियर हो गया आपको, इस रिजल्ट को क्वेश्चंस में किस तरह से यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम एक को हम स्मॉल मान लेंगे और एक को लार्ज मान लेंगे, ये हमारी अपनी चॉइस रहती है कि हम, देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है 56 मोर देन बोला था ना हमने, ठीक है, चॉइस वाली भी बात नहीं है, तो हमें पता है कि सेकंड वाले में क्या है, कम है, तो 2 raised to power n बाहर ले लें, छोटा यही हुआ ना हमारे पास, तो अंदर कितना बच गया, अब इधर m था तो इधर कितना आ जाएगा m minus n, और इधर कितना हो गया -1, क्योंकि ये तो पूरे का पूरा चला गया, इज इक्वल टू 56। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 56। आपका ये ऐसा क्यों लिखा, क्या हम 56 को ऐसा लिख सकते हैं, 8 into 7 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब माइनस 1, ठीक है, पता चल गया। तो अब 2 क्यूब, अब आप इसको है ना कंपेयर कीजिए यहाँ से, यानी कि n किसके इक्वल हो गया, 3 के, और m माइनस n भी किसके इक्वल हो गया, 3 के। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, m 3 था, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो कितना आ गया, m किसके इक्वल आ गया, 6 के। आपको वैल्यूज बतानी थी m और n की, m 6 आ गया और n भी 3 आ गया, ठीक है। तो ये था आपका सबसेट का कंसेप्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।